हेलो दोस्तों, वेलकम टू मार्केट फॉर वेल्थ। मैं हूं आदित्य। किसी भी गेम को जीतने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपटीशन किन से है। चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप मार्केट में नए आए हो या फिर मार्केट में बहुत टाइम से काम कर रहे हो, मार्केट में और कौन कौन से प्लेयर्स एक्टिव हैं और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, ये पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, मार्केट का अभी किस तरह बायस है, क्या रुझान है मार्केट का, क्या मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये आखिरकार तो इन्हीं पे डिपेंड करता है कि कितनी बाइंग हो रही है या फिर मार्केट में कितने लोगों का इंटरेस्ट है। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जैसे आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैसे और किस किस टाइप के प्लेयर्स मार्केट में एक्टिव हैं। तो दोस्तों, इन सभी प्लेयर्स पे वन बाय वन, एक के बाद एक करके आइए नज़र डालते हैं। सबसे पहले सबसे ज़रूरी प्लेयर या कहें कि जो हमारे मार्केट को ऊपर नीचे करने का दम रखते हैं, वो होते हैं FPIs या फिर कहें विदेशी निवेशक, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ब्रॉडली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो कि इंडिविजुअल लेवल पे या व्यक्तिगत तौर पे इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इन्हीं कहते हैं QFIs, क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंडिविजुअल्स या क्वालिफाइड फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स भी कहते हैं। जो टोटल इनफ्लो, मतलब कि जो टोटल पैसा इंडियन मार्केट में आता है फॉरेनर्स का, उसमें बहुत छोटा परसेंटेज QFIs के थ्रू होता है। जो सबसे बड़ा परसेंटेज आता है उस सेकंड कैटेगरी ऑफ FPI से आता है, जो कि है FII या कहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। FIIs के थ्रू दोस्तों हर दिन थाउजेंड्स ऑफ करोड़, हज़ारों करोड़ का कारोबार होता है इंडियन मार्केट में। FIIs भी दो टाइप के होते हैं। ये उसके बेसिस पे कि क्या वो ट्रेडिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं या फिर क्या वो इन्वेस्टमेंट साइड पर ज़्यादा है, या फिर उनका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन क्या है, क्या वो 6 महीने, 1 साल, 1 दिन, 3 साल, कितने टाइम के लिए वो इंडियन मार्केट में स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और या फिर वो सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसके बेसिस पे इन्हें दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। फर्स्ट टाइप के FIIs होते हैं जो कि मेनली ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेन हेज फंड्स हुए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंक्स हुए, ये क्वांट्स लगाते हैं, एल्गोज लगाते हैं और हर तरीके से बहुत एक्टिवली ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग भी करते हैं। ये इंट्राडे ट्रेडिंग से लेके स्टॉक्स में, इंडाइसेस में, F&O में, इंट्राडे ट्रेडिंग से लेके पोजिशनल से लेके ये सारे तरीके की ट्रेडिंग करते हैं। तो जो सेकंड टाइप के FIIs होते हैं वो मेनली इन्वेस्टमेंट पर्पज से इंडियन मार्केट में इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे कि फॉरेन पेंशन फंड्स हुए, फॉरेन वेल्थ फंड्स हुए, फॉरेन म्यूचुअल फंड्स हुए। ये नॉर्मली एक लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन, मतलब कि लंबे समय के लिए भारतीय बाजारों में स्टॉक्स में निवेश करते हैं। ज़्यादातर निवेश इनका जो होता है वो बहुत बड़ी कंपनियां, जिन्हें हम लार्ज कैप्स कहते हैं, नॉर्मली इनका ज़्यादातर निवेश लार्ज कैप्स में ही होता है। अब क्योंकि जो हमारे मेजर इंडाइसेस है जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनमें लार्ज कैप्स ही मेजर कंपोनेंट्स होते हैं या फिर लार्ज कैप्स बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। अब क्योंकि FIIs के पास में लार्ज कैप्स की होल्डिंग अच्छी खासी होती है, तो इसी वजह से ये लोग इंडाइसेस को भी ऊपर नीचे मूव कर पाते हैं। अगर ये एग्रेसिव सेलिंग करने आ जाते हैं तो हमारे जो इंडाइसेस हैं या हमारे जो मार्केट्स हैं वो थोड़ा नीचे चले जाते हैं, और अगर ये बहुत एग्रेसिवली बाइंग शुरू कर देते हैं तो फिर मार्केट में बॉयंसी, मतलब मार्केट में ऊपर की तरफ का रुझान आपको क्लियरली दिखने लग जाता है। जो सेकंड एक्टिव कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इंडियन मार्केट में है वो है DIIs या कहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मतलब घरेलू ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, घरेलू इंस्टीट्यूशन जो कि इंडियन मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं। DIIs मेजरली इन्वेस्टमेंट साइड पर होते हैं। हमारे यहाँ हेज फंड्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, रीज़न बीइंग कि हमारे यहाँ पे उनको कोई खास टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता और कोई खास स्पेशल प्रिविलेज नहीं है उनके लिए हेज फंड बना के ट्रेड करने का। तो इस वजह से ज़्यादातर जो DIIs होते हैं वो लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन के लिए मार्केट में पैसा डालते हैं। जब आप SIP करते हैं म्यूचुअल फंड्स में तो ये पैसा मोर और लेस मार्केट में जाता है। और इंडिया का सबसे बड़ा जो DII है एज ऑफ नाउ वो है LIC, यस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, हर दिन बाजार बंद होने के बाद शाम के समय में FII DII की जो दिन भर के दौरान एक्टिविटी हुई है उसकी कंप्लीट रिपोर्ट NSE रिलीज करता है कि उसमें ये होता है कि FIIs ने कैश मार्केट में कितना खरीदा, कितना बेचा,
F&O में नेट कितना खरीदा, कितना बेचा, स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस, इन सभी जगहों पर कितने एक्चुअल टर्नओवर हुआ और क्या एग्जैक्ट एक्टिविटी हुई, क्या नेट एक्टिविटी हुई, ये हर दिन शाम को रिपोर्ट की जाती है। जनरली FIS के थ्रू जो पैसा आता है वो एक ट्रेंड को फॉलो करता है। मतलब अगर वो पैसा डालते हैं तो कुछ समय तक लगातार डालते हैं, अगर वो पैसा निकालते हैं तो ग्रेजुअली निकालते जाते हैं। तो इस तरीके से एक ट्रेंड रहता है उनके इनफ्लो या उनके आउटफ्लो में। दोस्तों, जो थर्ड कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स या कहीं ट्रेडर्स हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इन्हें कहते हैं HNIs, मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ये इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति होते हैं जो कि इंडियन सिटीजन ही होते हैं। और HNIs इन्हें इसलिए कहा जाता है, हाई नेटवर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसकी नेटवर्थ 5 करोड़ से ज़्यादा है उसे बाय डेफिनेशन HNI कहा जाता है इंडिया में। अगर कोई व्यक्ति की नेटवर्थ 25 करोड़ से ज़्यादा है तो उसे अल्ट्रा HNI कहा जाता है। इस स्पेशल कैटेगरी बनाने का कारण यह है कि जब भी कोई नया IPO मार्केट में आता है तो HNI के लिए एक स्पेशल कोटा होता है उस IPO में, इसलिए ये स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है। अब ये जितने भी ऑपरेटर टाइप की एक्टिविटीज़ आप मार्केट में देखते हैं वो जनरली HNI रूट के थ्रू आती है। मतलब कि जो स्टॉक मैनिपुलेशन कहें या फिर कि बोर्ड रूम से कोई इन्फॉर्मेशन लीक होके किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या किन्हीं व्यक्तियों के पास जो पहुंचती है, वो HNIs के उसमें इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये ट्रेडर्स ही होते हैं, लेकिन थोड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं जो कि 100 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़ इस रेंज का पैसा मार्केट में डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं आप और मैं, द रिटेलर्स। जो इंडिविजुअल लेवल पे छोटे निवेशक मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें रिटेल ट्रेडर्स कहा जाता है। इनकी कलेक्टिव ताकत नहीं होती, हालांकि सब मिल के जो पैसा जाता है मार्केट के अंदर उसका इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन क्योंकि आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते, इसीलिए रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं या जो रिटेल ग्रुप होता है वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता। अच्छा, वो लोग जो कि अपने इंडिविजुअल लेवल पे मार्केट में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं स्टॉक्स में, वो भी रिटेलर ग्रुप में ही माने जाते हैं। अब मेनली कौन है जो कि मार्केट को ऊपर नीचे कर सकते हैं? मार्केट के मूवर शेकर्स हैं। अगर वो सोच लें कि आज मार्केट को ऊपर लेके जाना है तो ले जा सकते हैं। तो मेनली वो कैटेगरी है FIIs, मतलब कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के अंदर जो हमने देखा था, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इनमें ये दम होता है कि ये मार्केट को ऊपर नीचे कर सकते हैं और करते भी हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि एक रिटेलर जैसे कि आप हुए या मैं हुआ, अगर हम चाहते हैं कि हम ड्यूरिंग द मार्केट, मतलब मार्केट के दौरान हम इनकी एक्टिविटी को ट्रैक कर पाएँ, तो उसका क्या तरीका, या फिर अगर हम ये जान पाएँ मार्केट के दौरान कि ये किन स्टॉक्स की में इनका इन्वेस्टमेंट के लिए रुझान है या फिर ये किन स्टॉक्स में लगातार खरीदारी कर रहे हैं, अगर हम ये सब जानना चाहते हैं तो हमारे पास में क्या रास्ता है? यहीं पर टेक्निकल एनालिसिस काम आता है दोस्तों, क्योंकि चाहे वो कितने ही बड़े लोग क्यों ना हो, खरीदेंगे या बेचेंगे तो मार्केट आवर्स के दौरान ही, खरीदने या बेचने तो मार्केट में ही आएंगे। और जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आपको उनकी मार्केट के दौरान हुई एक्टिविटी को ट्रैक करने में मदद करता है। तो अगर कोई स्टॉक लगातार हर दिन खुलता है, थोड़ा ऊपर जाके बंद होता है विद इंक्रीज्ड वॉल्यूम, अगर लगातार ऐसा होता चला जा रहा है तो कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग इस पर्टिकुलर स्टॉक में हो रही है। इसी तरीके से टेक्निकल, इसीलिए कहा जाता है कि टेक्निकल एनालिसिस इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। हैप्पी ट्रेडिंग।